गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको विदित है कि आप ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब तक एक भी क्लास अटेंड नहीं किए हैं। उनके लिए विशेष मैं सूचना देना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखेंगे और उस पर अपना नाम और क्लास नहीं लिखेंगे तो आपकी अटेंडेंस सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं LLB फर्स्ट ईयर में, वो सभी इस वीडियो को और जितने भी वीडियो हमारी कॉलेज की तरफ से आप लोगों के लिए बनाकर हम जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उस कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग अपने जो वीडियो हैं, जो क्लास के वीडियो हैं, वो देख नहीं पा रहे हैं। इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं। एग्ज़ाम फॉर्म केवल उन्हीं विद्यार्थियों के भरे जाएंगे जो ऑनलाइन क्लासेज में यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में नाम और अपनी क्लास लिख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो क्लास में भी आते थे लेकिन वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके लिए भी विशेष रूप से है कि वो ये जो गलती है, ये इस गलती को दोबारा न दोहराएं। हम 1726 के चार्टर के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमने उसको जारी करने के जो कारण थे, उन कारणों को देखा और उसकी जो मेन विशेषताएं थी उनके बारे में हमने बात की। अब आज हम बात करेंगे इस राजपत्र के जो 1726 ईस्वी का जो राजपत्र था, उस राजपत्र में मुख्य दोष क्या रहे हैं। मुख्य रूप से दो दोष जो हमेशा से चलते आ रहे हैं, वही दो दोष इसके अंदर रहे हैं। सबसे पहला दोष गैर कानूनज्ञ व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाना। जो व्यक्ति कानून का ज्ञाता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश बना दिया जाना इस 1726 के चार्टर की सबसे बड़ी कमी है। दूसरी जो कमी है, नो सेपरेशन ऑफ द पावर्स, जो शक्तियों का जो विभाजन है वो इसमें नहीं हुआ है। प्रशासन और न्याय, ये दो अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। इन्हें दोनों शक्तियों को एक ही शक्ति के अंदर उड़ेल दिया जाना, ये भी इस चार्टर का सबसे बड़ा दोष है। ये दो कमियां हैं। इन दो कमियों को, जो कि 1726 से पहले से चली आ रही हैं, इनको अब 1726 के चार्टर के द्वारा भी इनको दूर करने का प्रयास नहीं किया गया। इन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इनकी बात करेंगे, ये परंपरागत दोष हैं जो कि परंपरा से चले आ रहे हैं। जब से अंग्रेज भारत में आए, अंग्रेज़ों ने अपनी न्याय व्यवस्था स्थापित की, तब से लेकर आज तक, यानी 1726 के चार्टर आने तक, ये दोष एज इट इज़, ज्यों के त्यों बने रहे। ये परंपरागत दोष कहे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें न्यायालयों में गैर कानूनज्ञ न्यायाधीशों की नियुक्ति, नॉन लॉमैन जजेज। ऐसे जज जो कि कानून के ज्ञाता नहीं थे, उन कानून के ज्ञाता नहीं होने के बावजूद भी ऐसे लोगों को यहाँ पे न्यायाधीश बनाए रखा। यहाँ पे जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों की ही नियुक्ति न्यायाधीश के रूप में की जाने की यहाँ पे प्रथा चलती रही। और उन न्यायाधीशों के द्वारा जो कि नॉन लॉमैन थे, कानून के जानकार नहीं थे, ऐसे न्यायाधीशों के द्वारा जो मामलों का न्याय संगत और उचित समझौता ही कराते थे, न्याय नहीं करते थे। वो केवल
मामलों का न्याय संगत और उचित समझौता यहाँ पर वो कराते थे। न्याय की उम्मीद भी उनसे नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वो कानून के ज्ञाता थे नहीं। जब कोई कानून का ज्ञाता ही कोई नहीं है, तो उससे कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि वो न्याय कर सकते हैं। ऐसा ही यहाँ पर था। सिंपल मामलों में तो न्याय संगत और उचित समझौता करा देते थे वो, इतना तो दिमाग था उनमें। लेकिन जो जटिल मामले थे, जो जटिल प्रकृति के थे, बड़े मामले थे, उन जटिल समस्याओं का निराकरण गवर्नर एंड काउंसिल के द्वारा किया जाता था। जो गवर्नर एंड काउंसिल है, जो प्रशासन की मुख्य इकाई हर प्रेसिडेंसी में स्थापित की गई थी। जो प्रेसिडेंसी टाउन थे, चाहे वो कलकत्ता हो, बम्बई हो और यहाँ पे मद्रास हो, इन सब में प्रेसिडेंसी टाउन्स जो थे उनमें गवर्नर एंड काउंसिल काम किया करती थी, और गवर्नर काउंसिल के माध्यम से ही जटिल समस्याओं का निराकरण करने की बात यहाँ इस 1726 के चार्टर के द्वारा भी दी गई। प्रशासन जनित दबाव जो था वो दोनों पक्षों में संतोष का कारण था। जो प्रशासन था, जो गवर्नर एंड काउंसिल थी, उसका दबाव, उस दबाव से ही दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाते थे, संतोष प्राप्त कर लेते थे। न्याय नहीं होता था यहाँ। 1726 के राजपत्र के अंतर्गत जो अधिराज्य मेयर कोर्ट्स थे, जो कि हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड में जो क्राउन कोर्ट्स थे, उन क्राउन कोर्ट्स के बराबर का दर्जा इन अधिराज्यीय न्यायालयों को, जो मेयर कोर्ट्स थे, उनको मिल गया था 1726 के चार्टर के माध्यम से। तो अधिराज्यीय मेयर कोर्ट्स को भी व्यापारी न्यायाधीशों के पूर्ण संरक्षण में छोड़ दिया गया। जो नया कोर्ट, मेयर कोर्ट बना है 1726 के चार्टर के द्वारा प्रत्येक प्रेसिडेंसी टाउन में, तो उस प्रेसिडेंसी टाउन में जो ये मेयर कोर्ट की स्थापना हुई है, वहाँ भी व्यापारी न्यायाधीशों को न्यायाधीश बना दिया गया, उनके संरक्षण में पूरी तरह से छोड़ दिया गया। ये 1726 के राजपत्र का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो सका। इससे ये कारण था, ये दोष है कि जो व्यवस्था 1726 की लागू की गई कंपनी की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत, तो उसको न्याय व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, न्यायिक प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए ही 1726 का चार्टर आया था। लेकिन उस 1726 के राजपत्र का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो सका, कारण कि अब तक भी व्यापारी व्यक्तियों को ही न्यायाधीश मेयर कोर्ट्स के लिए नियुक्त किया गया। कोई भी जो कानून का ज्ञाता था, उस कानून के ज्ञाता की न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया गया। कानून के ज्ञाता जिनको कि जज नहीं बनाया गया इसमें। और दूसरा जो दोष है वो अधिकार विभाजन संबंधी दोष है। नो सेपरेशन ऑफ पावर्स, अधिकार विभाजन संबंधी जो दोष है, जो शुरू से चल रहा है, वो दोष यहाँ भी इसमें कायम रहा। और वो दोष ये था कि प्रशासन व्यवस्था और न्याय व्यवस्था दोनों को पृथक रखा जाना था, दोनों को मिक्स नहीं किया जाना था, लेकिन दोनों को एक जगह मिक्स कर दिया गया। 1726 के राजपत्र में न्याय और प्रशासन के विभाजन को कोई महत्व नहीं दिया कि इनका सेपरेशन भी हो, इनका विभाजन भी हो, ऐसा यहाँ पे कोई महत्व नहीं दिया गया। प्रेसिडेंसी नगर के सर्वोच्च प्रशासन इकाई जो थी गवर्नर एंड काउंसिल, उस गवर्नर एंड काउंसिल को ही एकमात्र फौजदारी अदालत के रूप में दोबारा से गठित कर दिया, पुनर्गठित कर दिया। पहले चली आ रही थी फौजदारी अदालत, गवर्नर एंड काउंसिल, उसी को वापस से इस 1726 के चार्टर के माध्यम से भी फौजदारी अदालत, जो कि प्रमुख फौजदारी अदालत थी, उसके रूप में ही इसको पुनर्गठित किया गया। यहाँ पर इस सिस्टम को समझना है तो दीवानी मामले जो भी होते थे, सिविल मामले, यहाँ पर दीवानी मामले प्लस प्रोबेट के मामले, क्योंकि प्रोबेट का भी तो राइट मांगा गया था इस चार्टर के
लाने के जो कारण थे, उन कारणों में ये चीज़ मांगी गई थी प्रोबेट की। तो दीवानी मामले, प्रोबेट के मामले, तो ये मेयर कोर्ट में जाते थे। मेयर कोर्ट में मामले जाते थे और मेयर कोर्ट से जो अपील होती थी उनकी, वो गवर्नर एंड काउंसिल में की जाती थी। मेयर कोर्ट से अपील गवर्नर एंड काउंसिल में ये जाने की व्यवस्था थी। तो यहाँ भी हम सीधे शब्दों में यही कह सकते हैं कि नो सेपरेशन ऑफ पावर्स यहाँ पे रखे गए। तो दो जो कमियाँ थी, उन दो कमियों को आप कंठस्थ कर लें, अच्छी तरह से दिमाग में रख लें। सबसे पहला नॉन लॉमेन जजेज और दूसरा नो सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो इन दोनों चीज़ों, ये दोनों कमियां थी जो मुख्य कमियों के रूप में उजागर हुई हैं। अब 1726 के राजपत्र के जो प्रमुख भाग हैं, जो मेन इसके प्रोविजंस हैं, इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करें इसकी संस्थापना से संबंधित भाग। इसकी संस्थापना जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसका, उसके हिसाब से इसका भाग है। 1726 के राजपत्र के द्वारा हर प्रेसिडेंसी नगर में कॉरपोरेशन, निगम स्थापित करने की बात थी। जैसा कि आपने देखा था कि 1687 के अंदर मद्रास में कॉरपोरेशन स्थापित किया गया था और उस कॉरपोरेशन के महातत अधीनस्थ मेयर कोर्ट को रखा गया था। और मेयर कोर्ट की जो सारा जो संगठन है, सारी जो उसके रूल ऑफ डिसीजंस हैं, जुरिडिक्शंस हैं, वो सारे हमने उसमें देखे थे। हर प्रेसिडेंसी नगर में कॉरपोरेशन यानी निगम स्थापना करने की योजना यहाँ पे रखी गई थी इस चार्टर के माध्यम से। जो प्रमुख भाग हम बात कर रहे हैं संस्थापना का, और इसका जो आधार था, उसका बेस था वो 1687 में मद्रास में किया गया प्रयास जनित अनुभव था। क्योंकि 1687 में मद्रास में एक निगम स्थापित किया गया था और निगम स्थापित करके उसके अंतर्गत मेयर कोर्ट की स्थापना की गई थी। वो ही यहाँ पे प्रयास जनित अनुभव के आधार पे ही हर प्रेसिडेंसी नगर में समान संरचना व न्याय अधिकार वाली मेयर कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत इसकी जो सदस्यता थी, जो मैं यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं निगम की, तो निगम की सदस्यता में एक मेयर और 9 एल्डरमैन ये रखे गए थे। एक मेयर और 7 एल्डरमैन, उनके लिए शर्त आवश्यक थी कि वो अंग्रेज जाति के होने आवश्यक थे, अंग्रेज होने आवश्यक थे। अगर मेयर अंग्रेज नहीं था तो वो मेयर नहीं था। मेयर होने के लिए पहली शर्त यही थी कि वो अंग्रेज होना चाहिए। इसके अलावा जो एल्डरमैन थे, टोटल 9 एल्डरमैन की व्यवस्था थी। 9 में से 7 एल्डरमैन अंग्रेज प्रजाति के होने आवश्यक थे। और 2 जो शेष बच गए, 7 में 2 मिला के 9 होने हैं, तो 2 ऐसे एल्डरमैन रखे गए उन राज्यों की प्रजा के प्रतिनिधि जो कंपनी के मित्र हों। ऐसे राज्यों के प्रजा के प्रतिनिधि जो कि उस जो अंग्रेजों की जो कंपनी थी, उस कंपनी के मित्र हों। ऐसे 2 व्यक्तियों को एल्डरमैन रखने का यहाँ पे प्रस्ताव था। निगम का विस्तार, तो निगम का विस्तार जो था वो संपूर्ण प्रेसिडेंसी टाउन प्लस स्थानीय जो फैक्ट्रियां थी वहाँ तक रखा गया था। तो इसका विस्तार कहाँ तक था निगम का? संपूर्ण प्रेसिडेंसी नगर और स्थानीय फैक्ट्रियां, यहाँ तक इसका विस्तार था निगम का। दूसरा आता है इसमें मेयर की नियुक्ति और कार्यकाल। पहले तो संस्थापना से संबंधित भाग हो गया, जिसमें एक एल्डरमैन और एक मेयर और 9 एल्डरमैन रखे गए। एक जो मेयर था और 7 एल्डरमैन थे वो अंग्रेज होने चाहिए थे। 2 ऐसे व्यक्ति हो सकते थे जो कि उस प्रजा के प्रतिनिधि, जो कि कंपनी के मित्र हों, वो 2 व्यक्ति एल्डरमैन हो सकते थे।
अब दूसरा है मेयर की नियुक्ति और कार्यकाल। ये मेयर की जो नियुक्ति थी वो अस्थायी थी। अस्थायी का मतलब है कि वो हर साल बदलते हैं, हर साल उनका बदलाव होता था, हर साल नए मेयर का चुनाव होता था। सर्वप्रथम प्रत्येक प्रेसिडेंसी नगर के लिए मेयर और एल्डरमैन 1726 के चार्टर के द्वारा ही मनोनीत किए गए थे। हर प्रेसिडेंसी में मेयर और एल्डरमैन पहली बार 1726 के चार्टर में लिख दिए गए थे, उसके द्वारा मनोनीत किए गए थे कि अमुक व्यक्ति मद्रास प्रेसिडेंसी के मेयर और एल्डरमैन होंगे, अमुक बम्बई के होंगे, अमुक कलकत्ता के होंगे। ये सारे के सारे चार्टर में ही उनको मनोनीत कर दिया गया था। मेयर की कार्य अवधि, मेयर 1 साल तक कार्य करेगा। जो मेयर की कार्य अवधि थी वो 1 साल तक की थी, और जब 1 साल पूरा हो जाता था तो उसके बाद में जो भूतपूर्व मेयर था वो एल्डरमैन के रूप में कॉरपोरेशन में बने रहते थे। यानी मेयर एक बार बन गया तो फिर वो एल्डरमैन हमेशा बना रहेगा। और इसके लिए यहाँ पे बात ये थी कि हर मेयर, नए मेयर का जो चुनाव था वो चुनाव हर साल 20 दिसंबर के दिन को होना था। ये तय दिन था 20 दिसंबर। प्रत्येक सत्र के लिए, नए मेयर के चुनाव के लिए ये तिथि निर्धारित की गई थी 20 दिसंबर। और इस जो चुनाव में सारे एल्डरमैन और भूतपूर्व मेयर भाग लेते थे। जितने भी भूतपूर्व मेयर वो एल्डरमैन के रूप में बैठे थे, और सारे एल्डरमैन यानी कि टोटल एल्डरमैन जो थे, चाहे वो भूतपूर्व मेयर रहे हों या एल्डरमैन हों, ये सारे के सारे मिलकर अपने में से ही मेयर का चुनाव करते थे। अब अगली बात आती है एल्डरमैन का चुनाव और कार्यकाल। एल्डरमैन का पद स्थायी था। जब आपने देखा मेयर का पद तो अस्थायी था, हर साल चुनाव होता था, लेकिन यहाँ पे एल्डरमैन का जो पद था वो स्थायी रखा गया। और इसकी जो नियुक्ति थी, वो नियुक्ति के लिए 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले लाइफ टाइम, ऑल लाइफ टाइम, होल लाइफ टाइम, या फिर जब तक कि वो संबंधित व्यक्ति उस बस्ती को छोड़कर अन्यत्र जाके न बस जाए। ये 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आप इसको सीधे शब्दों में कह सकते हो कि होल लाइफ टाइम। दूसरा कि जब तक वो उस बस्ती में निवास करे, चाहे वो मद्रास हो, कलकत्ता हो, बम्बई हो, जिस बस्ती की बात हो रही है, जिस प्रेसिडेंसी नगर की बात हो रही है, उस नगर में जो उसका निवास है वो होना चाहिए। जब उसका निवास वहाँ से हट जाता तो वो एल्डरमैन भी उस कॉरपोरेशन में नहीं रहेगा। ये प्रावधान किया गया था। अब एल्डरमैन की संख्या में कमी पूर्ति किस प्रकार से की जा सकती थी? एल्डरमैन की संख्या में कमी हो जाती थी, जैसे वो बस्ती छोड़ के चला गया हो, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई हो, मर गया हो, या और कोई कारण है जिस कारण से वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इनकी संख्या में कमी पूर्ति मेयर और भूतपूर्व मेयर मिलके कर लिया करते थे। जो भी मेयर थे, और मेयर जो था और भूतपूर्व मेयर, ये क्या करते थे? बस्ती के प्रमुख निवासियों में से चुनाव द्वारा करते थे। बस्ती के प्रमुख निवासियों में से चुनाव के द्वारा इनकी पूर्ति कर ली जाती थी। अब परंतु यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि एल्डरमैन की श्रेणी में अंग्रेज का जो अनुपात था, वो अंग्रेज का अनुपात वो ही होना चाहिए जो कि 1726 के चार्टर के द्वारा तय किया गया था। वो जरूरी था, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता था। यहाँ पे कुछ बातें जो कि हमें ध्यान देने योग्य हैं, हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले निगम की स्वच्छंदता, ऑटोनॉमी ऑफ द कॉरपोरेशन, निगम की स्वच्छंदता। तो निगमों को पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। इस चार्टर के माध्यम से निगमों को
पूरी स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया और प्रशासन के जो कार्यपालिका के अनुचित असर और दबाव से निगम को मुक्त रखने के लिए यहाँ पे सदस्यों को शपथ दिलाई गई कि वो कार्यपालिका और प्रशासन के दबाव में नहीं आएंगे। जो स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय कार्यपालिका है, उसके अनुचित असर और दबाव में नहीं आने के लिए उनको शपथ दिलाने की यहाँ पे प्रावधान था, शपथ दिलाई जाती थी। दूसरी बात आती है गवर्नर एंड काउंसिल का सुरक्षित अधिकार। जो गवर्नर एंड काउंसिल थी उसको सुरक्षित अधिकार मिला हुआ था कि मेयर और किसी भी एल्डरमैन को उचित प्रमाण मिलने पर, कोई भी मेयर है या फिर एल्डरमैन है, कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को अगर उसके बारे में कोई उचित प्रमाण मिलता है, जिस प्रमाण के आधार पर यह पता चले कि उसने पद का दुरुपयोग किया है, उसके पास अधिकार होते हुए भी, शक्ति होते हुए उसने अगर उसका प्रयोग नहीं किया है या फिर अधिकार और शक्ति का उसने न होते हुए भी प्रयुक्त किया है, तो पद का दुरुपयोग अगर उसने किया है उस व्यक्ति ने, तो उसको इस आधार पर पदच्युत भी किया जा सकता था, उसको उस पद से हटाया जा सकता था। और पदच्युत व्यक्ति को, ऐसे हटाए गए व्यक्ति को एक अधिकार मिला हुआ था कि वो किंग इन काउंसिल, जो प्रिवी काउंसिल थी इंग्लैंड में, उस प्रिवी काउंसिल में इस बात के लिए अपील कर सके। तीसरा है न्याय व्यवस्था से संबंधित भाग। इसको दो भागों में हमने बांट लिया है। पहला भाग दीवानी और प्रोबेट मामलों से संबंधित और दूसरा है फौजदारी मामलों के लिए। तो यहाँ पे पहली जो बात है, दीवानी और प्रोबेट के मामलों में जो अधिकार उसको दिया गया था वो मेयर कोर्ट को दिया गया था। मेयर कोर्ट की स्थापना इसीलिए की गई थी कि वो प्रोबेट के मामले और जो दीवानी मामले थे उनको वो देखे, उनमें उसको अधिकार दिया गया। मेयर कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बनाया गया, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड उसको बनाया गया, अभिलेख न्यायालय उसको बनाया गया। और अभिलेख न्यायालय ऐसी अदालत को कहते हैं जिसकी संपूर्ण कार्रवाई और निर्णयों का विस्तृत विवरण रखा जाए। पहली चीज़, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ऐसा कोर्ट होता है जिसके सारी कार्रवाइयों और निर्णयों का विस्तृत विवरण रखा जाए, उनका अभिलेख रखा जाए। दूसरा, इस प्रकार के जो अभिलेख हैं वो प्रमाणिक माने जाते हैं, ऑथेंटिक। ये जो अभिलेख हैं जो कि कार्रवाई और निर्णयों का विस्तृत विवरण के रूप में हैं, वो अभिलेख प्रमाणिक, ऑथेंटिक माने जाते हैं। तीसरा, अधीनस्थ न्यायालय, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट थे, अधीनस्थ न्यायालय या फिर अन्यथा इनकी प्रमाणिकता को चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो इनकी ऑथेंटिसिटी है, प्रमाणिकता है, उसको कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला है, यद्यपि कि संबंधित अदालत इसमें यथोचित संशोधन कर सकती है। जो संबंधित अदालत है वो इसमें जो उचित, उसको उचित जान पड़ता हो, वो उसमें संशोधन कर सकती थी। और पांचवी चीज़ है कि ऐसी कोर्ट्स अपनी भर्त्सना या फिर अपमान करने वाले व्यक्ति को न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट का अपराध में दंडित कर सकती थी। कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। और ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो है वो, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि न्यायालय में हम खड़े हैं, तो न्यायालय में हमें हमारा जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ रखना पड़ता है। अगर किसी का मोबाइल न्यायालयी कार्रवाई के अंतर्गत न्यायालय में बच जाता है तो ये भी न्यायालय की एक अवमानना है, कंटेम्प्ट है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होगा यहाँ पे, और इसके संबंध में उस व्यक्ति को वो कोर्ट दंडित भी कर सकता है। यहाँ पे सज़ा दिए जाने का प्रावधान है, और ये सज़ा कुछ छोटे समय से लेकर बड़े समय तक हो सकती है।
और इससे बचने के लिए न्यायालय का हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए और उस सम्मान के आधार पे ही हम कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट से बच सकते हैं। अब न्यायालयों की प्रणाली और लागू होने वाली विधि, जो न्यायालयों की प्रणाली और लागू होने वाली विधि है वो निर्देश राजपत्र में ही दे दिए गए हैं कि कौन सी इसमें प्रणाली होगी, प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स क्या होंगे और साथ ही साथ इसमें कौन सी विधि लागू होगी, उसके बारे में यहाँ पे जो निर्देश है राजपत्र में स्पष्ट रूप से किया गया है। और हमने ये भी बात की थी कि इंग्लिश लॉ लागू होने की, तो इंग्लिश लॉ सर्वप्रथम लागू होने का जो प्रमाण है वो 1726 का चार्टर ही है। इसके माध्यम से भारत में अंग्रेजी विधि का सूत्रपात हुआ, प्रारंभ हुआ। जो इंग्लिश लॉ है वो यहाँ पे आई। वैसे तो देखा जाए तो अलग अलग समय में अलग अलग प्रेसिडेंसी में अंग्रेजी विधि का प्रयोग किया गया, लेकिन एक समेकित अवस्था के रूप में, समेकित रूप में अगर देखते हैं तो 1726 के चार्टर के माध्यम से ही अंग्रेजी विधि का सूत्रपात, शुभारंभ भारत में होने का प्रमाण मिलता है। दूसरी जो बात है फौजदारी मामलों के लिए, तो वो हम बात करें गवर्नर एंड काउंसिल को कोर्ट ऑफ मेयर, जो मेयर कोर्ट है, दूसरा टर्मिनर तथा गाओल डिलीवरी की अदालत का स्तर प्रदान किया गया। ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में और अन्य जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जस्टिस ऑफ पीस है, जूरी की व्यवस्था है, तो इन सब की बात हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और मेरा आपसे सभी से निवेदन जो मैं बार बार आपसे करता हूँ कि स्टे सेफ एंड स्टे होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और कोशिश करें कि दूसरों को भी आप सुरक्षित बनाएं। धन्यवाद।